गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो जेल वार्डर और यूपीपी के लिए है और हिंदी का टेस्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन जेल वार्डर और हिंदी के यूपीपी का जो पेपर होगा उसमें ऐसे ही हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हिंदी का 37 क्वेश्चन है। पूरे कॉन्फिडेंस से कोशिश करिएगा कि सबका सब आपका सही हो। तो चलिए टेस्ट देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करिएगा कि आपका ढेर सारा सही हो। पहला क्वेश्चन है, घर शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? घर का बहुवचन क्या होगा? घर, घरे, घरों, घराएं। आप सोचिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आप अपने आंसर से इस आंसर को मैच कराएंगे। अगर सही होगा तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, गलत हुआ तो आप उसको अलग से गिन के रखेंगे। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। घर शब्द का जो बहुवचन होता है वो घरों होता है। सिंपल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे तो कई टफ मिलेंगे, और दोनों का मिक्सचर ही आपको सही नंबर दे सकता है। कोशिश करिएगा कि 37 क्वेश्चन है तो 30 के ऊपर सही हो। तो ऑप्शन तीसरा सही है। दूसरे में चलते हैं। नया शब्द, एक मिनट, नया शब्द का विलोम क्या होगा? नवीन, पुराना, आधुनिक, सामाजिक। तो नया शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन दूसरा सही है, पुराना। सिंपल सा क्वेश्चन है, नया का विलोम पुराना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किरण का पर्यायवाची है। कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो किरण का पर्यायवाची है? तीर, कूल, रश्मि, अनल। सोचिए कौन किरण का पर्यायवाची है। आप आंसर सोच लिए होंगे। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, रश्मि। जो किरण का पर्यायवाची है वो रश्मि होता है। रश्मि। इसके अलावा कर, अंशु, मारीच, ये भी किरण के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, रश्मि। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुत का पर्यायवाची स्त्रीलिंग क्या होगा? सुत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुती, दासी, तरुणी, सुता। सोचिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। सुत का विलोम सुता होता है। सुत मीन्स पुत्र होता है और सुता मीन्स पुत्री होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध पहचानना है। कौन सा शुद्ध नहीं है? कल्याण, भाषा, नमस्कार, कल्याण। कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा, कल्याण जो है कि वो अशुद्ध है। शुद्ध कल्याण होता है। तो कल्याण दिया गया है, शुद्ध है। भाषा भी शुद्ध है, नमस्कार शब्द भी शुद्ध है, लेकिन ये जो कल्याण शब्द है ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। तो पूछा था कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन चौथा सही है। याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पहचानिए। ये कह रहा है इनमें से कौन विशेषण है? श्री, धर्म, बालक, श्रीमान। सोचिए कौन सा इसमें विशेषण है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। श्रीमान जो है यह विशेषण है। दरअसल विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कहा जाए कि वह लड़का काला है, तो लड़के की विशेषता क्या है? कि वो काला है। तो काला शब्द विशेषण हुआ, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़का विशेष हुआ। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष से बोलते हैं, और जो विशेषता होती है उसे विशेषण बोलते हैं। तो काला यहाँ विशेषण है और लड़का विशेष हुआ। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा शब्द विशेषण बता सकता है? श्री, धर्म, बालक, श्रीमान। तो यहाँ पर जो श्रीमान है यह विशेषता बताता है। किसी के नाम के आगे अगर श्रीमान लगता है तो वो उसकी विशेषता बताता है, जो कि श्री शब्द से बना हुआ है। तो ये जो श्रीमान है ये विशेषण शब्द है, विशेषता बताता है। तो ऑप्शन चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। यहाँ आपको संधि पहचानना है। नायक में कौन सी संधि है? अयादि, यड़, विसर्ग, पूर्व रूप। सोचिए नायक में कौन सी संधि है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन
पहला सही है, अयाद संधि है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये ऑप्शन है, अयाद संधि है, इसका अयाद संधि है। और अयाद संधि में क्या होता है कि जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है, आय, आय, अव, आव हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि देखो नायक में नाय, आय आ रहा है, आय, तो आय, आय, आय और आव जब होगा तो वहां पर अयाद संधि होगा, तो नायक में आय, नाय आ रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, अयाद संधि है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है, अयाद, यड़, विसर्ग, पूर्व रूप। सोचिए अत्यावश्यक में कौन सी संधि है। आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, अत्यावश्यक में यड़ संधि है। जब आप यड़ संधि का विशेषता पढ़े होंगे, जब ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या होता है, उ का व होता है और री का र होता है, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो संधि बनेगी वो बनेगी यड़ संधि, अति धन आवश्यक बनेगा, इसका संधि विच्छेद अति में ई आया है और आवश्यक कोई भिन्न स्वर मतलब आ रहा है, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। इंपॉर्टेंट है, संधियां आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से तो ये सब गलत नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जगन धन नाथ जगन्नाथ, जगधन नाथ जगन्नाथ, जगतन धन नाथ जगन्नाथ। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ होता है और ये व्यंजन संधि है। आप व्यंजन शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर ये मिलेगा, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। कह रहा है कि ये जो शब्द दिया गया इसका विलोम पहचानना है। आय का विलोम क्या होगा, व्यय, हानि, अल्प, अपचय। सोचिए आय का विलोम क्या होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, आय का सर्वोत्तम विलोम व्यय होगा। हानि भी हो सकता है लेकिन सर्वोत्तम व्यय होगा, याद रखिएगा। लाभ का हानि होता है, बहुज्ञ का अल्पज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जड़ का विलोम क्या होगा, थल, चेतन, राघव, उद्यम। सोचिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। जो जड़ का विलोम होता है वो चेतन होता है। एक मिनट, चेतन होता है, यहां दिया गया है, आप देख लीजिए। तो यहां पर देख लीजिए ये चेतन लिखा हुआ है, तो जड़ का विलोम चेतन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुरेश यह कौन सी संधि है। सुरेश जो शब्द है यह कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि। सोचिए सुरेश में कौन सी संधि है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, सुरेश में गुण संधि है। दरअसल गुण संधि की विशेषता यह है कि जब इसका अगर विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद सुरेश का, तो होगा सुर धन ईस, और जब अ के साथ ई मिलता है तो बनता है ए। तो सुरेश में जो संधि है वो गुण संधि है। गुण संधि की यही विशेषता है और अ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। आप संधियां अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर मिलेगा आपको। तो ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में विजाती शब्द पहचानिए जो सबसे अलग हो। सिंपल क्वेश्चन है, आलू, प्याज, तोरी, पानी। फ्री का नंबर है आपके लिए, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, पानी। पानी विजाती है मतलब सबसे अलग है, तो ऑप्शन चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। कौन सा विशेषण का भेद है, इसमें भेद पूछ रहा है। आप विशेषण पढ़े होंगे तो उसका भेद पूछ रहा है। वार्षिक में कौन सा विशेषण भेद है,
कालबोधक, गुणबोधक, निश्चित संख्या बोधक, सार्वनामिक। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है। वार्षिक में निश्चित संख्या बोधक विशेषण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण तो पूछा जा रहा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, गुणबोधक, परिमाणवाचक, कालबोधक। सोचिए कौन सा विशेषण है यह। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण है। दरअसल यह जो है सर्वनाम है, जो संज्ञा की जगह पर जिसका प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है। जैसे कहा जाए यह गाय चरती है, तो गाय के लिए इशारा हो रहा है, संज्ञा गाय है, इसके लिए इशारा हो रहा है यह शब्द से, तो यह जो है सर्वनाम है। संज्ञा नामों की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कोई चीज बोला जाता है कि राम घर जाता है, राम खाना खाता, तो बार बार राम नहीं करके यह वह ऐसे कह दिया जाता है, तो जो यह या वह है ये सार्वनामिक है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। कौन सा इसमें विशेषण ऐसा है जो क्रिया से बना हुआ है, क्रिया जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए? ऑप्शन है इमारती, कथित, मासिक, मेरा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही, दूसरा सही है, कथित। कथित जो है क्रिया विशेषण है। दरअसल कथ मीन्स कहना, कथन, तो कहना एक क्रिया है और उसी से बना है कथित, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला भी देख लेते हैं, इसी समय अगला भी देख लेते हैं कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है चारों में। लड़ाकू, नैतिक, उसका, अर्थ, चारों में कौन सा क्रिया विशेषण है? आप आंसर सोच लिए होंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, लड़ाकू। लड़ना एक क्रिया है, क्रिया से ही लड़ने क्रिया से ही बना है लड़ाकू। हमने कहा जिससे किसी काम का होना पा जाए वो क्रिया होता है, तो उसी की विशेषता बताता है। तो ये यहाँ पर कहना एक क्रिया है तो कथित बना है, यहाँ पर लड़ना एक क्रिया है तो लड़ाकू बना है, तो ऑप्शन पहला सही है, वहां पर ऑप्शन दूसरा सही था। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैकग्राउंड में हल्के हल्के साउंड की आवाज़ आ रही होगी, उससे आप लोग घबराइएगा मत, डिस्टर्ब मत होइएगा। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए ताकि आपका नंबर अच्छे से आए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि यहाँ जो 56 से 60 5 क्वेश्चन है ना, फ्री के नंबर देते हैं गद्यांश। ये कहानी होती है, आप उसको ध्यान से पढ़ना होता है और कहानी के हिसाब से आंसर होता है। अगर पूरी कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और यहाँ पर जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं फ्री का नंबर मिल जाता है। इसलिए इस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो पॉज करके आप खुद से भी अच्छे से पढ़िए। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, सुन भी लीजिए, और जो क्वेश्चन बने आप आंसर दीजिए ताकि गलती ना हो। आंसर आप खुद सोचेंगे, उसके बाद हम भी आंसर देंगे, आप आंसर मैच कराएंगे, गलती नहीं होना चाहिए, और ये फ्री का नंबर मिलेगा आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। कहानी ध्यान सुनिए। कहानी है, शिवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन कपिल मुनि नामक एक तपस्वी उसके राज्य में आया। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री मान सिंह को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार ने उसे दक्षिणा में धन देने लगे। काफी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया और उस पर निगरानी रखने लगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको। कुछ समय पश्चात, एक मिनट, कुछ समय पश्चात तो जब वह जंगल गया तो उसने देखा कि कोई उसका धन चुरा ले गया है। यह देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पैसा ऐसी चीज है, बड़े बड़े लोग इसमें विघटित हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। उसने निश्चय किया कि मैं नदी के तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात राजा तक पहुंची
तो उसने दरबारियों को भेजा और तपस्वी को बुलाया तथा आगे कहानी पढ़िए, समझाया, देवता धन खो जाने पर मृत्यु वरण अच्छा नहीं। राजा ने कहा, हे देवता, धन खो जाने पर मृत्यु का वरण करना अच्छी बात नहीं है। धन दौलत तो धूप छां के समान आते जाते रहेंगे। देखो, उसने कहा उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है, पर तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। तब राजा ने पूछा, तपस्वी, आपने धन कहाँ रखा था? वहां कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराज, मैं वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वहीं उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा ने धीरे से बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा, मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा सैनागार में सिरदर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल आते तथा उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवा दी? यही सब वो उससे पूछता था। वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैं अपने रोगी धनीराम को नाग वाला बोटी खाने को कहा था। यह सुनकर राजा ने धनीराम को दरबार में बुलाया और पूछने पर धनीराम ने बताया कि मेरा नौकर राजू जंगल में जाकर नाग वाला बोटी लाया था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा कि आपने अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बोटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकला उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा और वह दौड़ा दौड़ा गया और तपस्वी का धन लेकर राजा को सौंप दिया। ये तो हो गई कहानी। अगर कहानी आपको कम समझ में आई तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप पीछे करके कहानी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आंसर आपको देना है। उसके बाद हम जो आंसर देंगे उससे आपको मैच कराना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा से किस बात की ओर संकेत मिलता है? नौकर को दंडित करने की, राज्य में निवास न करने की, जान देने की, नदी में डूब जाने की। सोचिए किस बात पर अडिग था वो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। तपस्वी का जो निश्चय था वो था नदी में डूब जाने की, तो वो अपने निश्चय पर अडिग था, मतलब उसी पर डिग था। तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा, मतलब उसकी बात क्या थी कि धन नहीं मिलेगा तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। तो ये अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपसे गलत नहीं हुआ। ये ऑप्शन चौथा सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दिया था? ऑप्शन सुनिए। उसे अपनी बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था, वह तपस्वी की बात की परख करना चाहता था, उसे राज्य कर्मचारियों की बुद्धि पर विश्वास था, उसे अपने नगर के वैद्यों पर विश्वास था। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन पहला सही है। उसे अपनी बुद्धि और चातुर्य पर विश्वास था। राजा को अपनी बुद्धि पर विश्वास था कि मैं तपस्वी का धन लौटवा दूंगा, इसलिए उसने आश्वासन दिया था। राजा ने तपस्वी को धन खोज लाने का आश्वासन इसीलिए दिया था क्योंकि राजा को खुद अपने ऊपर भरोसा था। कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर कहानी के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं जिसने ये कहानी बनाया होगा कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ राजा को अपने ऊपर चातुर्य पर भरोसा था, इसलिए उसने आश्वासन दिया था कि मैं आपको धन लौटवा दूंगा। इसलिए हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कभी भी दूसरे के भरोसे कोई तैयारी या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए अपने भरोसे करना चाहिए। पता नहीं जिस पर आप भरोसा कर रहे हो सकता है उसको आपसे भी कम नॉलेज हो, इसलिए अपने ऊपर ही हमेशा भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? जंगल में, नदी के तट पर, नगर मंत्री के घर में, अपने घर में। सोचिए उसने अपना धन कहाँ छुपाया था। सिंपल क्वेश्चन है, सोच ही लेंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। तपस्वी ने अपना धन जंगल में ही तो छिपाया था। जरा सा भी अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये गलत नहीं होगा। तपस्वी ने अपना धन जंगल में छिपाया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कि तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई थी। सोचिए, अगर कहानी ध्यान से पढ़े होंगे तो पता होगा कि तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान की कौन सी निशानी बताई थी। जंगल, नदी, पेड़, जड़ी बूटी। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। तपस्वी ने कहा था कि वह एक पेड़ के पास धन को छुपाया था, तो ऑप्शन तीसरा सही है, इंपॉर्टेंट है। कहानी के हिसाब से अगर कहानी ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है फ्री का नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया। मान सिंह, धनीराम, रामू, शिवदत्त। सोचिए, जरा सा भी कहानी ध्यान से पढ़े होंगे तो ये भी गड़बड़ नहीं होगा आपसे। चलिए आंसर बताते हैं। तपस्वी का धन धनीराम ने वापस किया था। धनीराम ने ही उसका धन वापस किया था, तो सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला एक समानार्थी शब्द क्या है। मतलब माला और पराजय के समानार्थी, मतलब उसका समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। जीत, हार, जय, गला। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, हार। हार मतलब पराजय भी होता है, और हार मीन्स माला होता है जो गले में पहना जाता है, हार। तो यहाँ पर दोनों का समानार्थी हार से आता है, तो ऑप्शन दूसरा सही है। हार मीन्स पराजय और हार मीन्स माला, तो ऑप्शन दूसरा सही है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन समानार्थी से भी आते हैं, तो समानार्थी आपके हिंदी के बुक में होगा, आप जरूर पढ़िएगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है। मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। सोचिए कौन सा अलंकार है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, पुनरुक्त प्रकाश। धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। दरअसल पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब बार बार शब्द दोहराए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो लाल लाल शब्द 2 बार दिया है, अतः यह पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। अगला देखते हैं। रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। रीत का बहुवचन क्या होगा। रीतियां, रीतियां, रीति, रीतियां। सोचिए कौन सा होगा बहुवचन। चलिए बताइए, आप सोच लिए होंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, रीतियां। रीतियां जो है रीत का बहुवचन है, इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है, गलत नहीं होना चाहिए। ये पेपर में आया भी हुआ है कई बार, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य से है। क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। मतलब किसने इसको लिखा है, इस पुस्तक को। नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोचिए किसने लिखा है इसे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है। रामविलास शर्मा एक आलोचक है, हिंदी गद्य के आलोचक हैं, और इन्होंने ही इसको लिखा है। निराला की साहित्य साधना या इनकी कृति है रामविलास शर्मा, ऑप्शन तीसरा सही है। आप हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही शब्द चुने। इसमें शुद्ध पहचानना है। आदर्शा, आदर्श, आदर्श, आदर्श। सोचिए चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है। सिंपल भी है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सोच लिए होंगे आप आंसर, हम बता रहे हैं आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, आदर्श शुद्ध शब्द है। यही पूछा है कौन सा शुद्ध है, तो ये ऑप्शन चौथा सही है, आदर्श शुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता तो खाली स्थान है, मुझे खाली स्थान है, समझता ही दिए गए विकल्पों में कौन सा स्थान भरा जाएगा। ये पूछ रहा है यहाँ क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है लोग और पशु, जग, साधु, मित्र और धूर्त, नीच और भिखारी। सोचिए क्या भरा जाएगा यहाँ पर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, मित्र और धूर्त। आप यहाँ पर बैठा के देखिए, मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त ही समझता। धूर्त में चालाक ही समझता। अगर मैं चीजें छुपा लेता तो मेरा मित्र मुझे चालाक ही समझता। दिए गए विकल्पों में से सही यही बैठेगा, ऑप्शन तीसरा सही है। इंपॉर्टेंट है, और भी बैठा के आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। आगे जो है शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है, तो आप उसको भी ध्यान से देखिए वो क्या हो सकता है आंसर। चलिए वाक्य पढ़ते हैं और शुद्ध पहचानते हैं कौन सा शुद्ध है। ध्यान से वाक्य पढ़िएगा।
गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। दूसरा है, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला है, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे से तंग मकान में रहता है। अगला है, कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो यहाँ चारों में से कौन सा आपके हिसाब से सही है? आप सोच के बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। आप सोच लिए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। यहाँ पर पहला मिला था, विश्वनाथ अपने परिवारियों नहीं होता, परिवार होता है, तो ये गलत हो गया। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं नहीं यात्रा होता है, ये भी गलत हो गया। गर्मी की उमस नहीं, उमस होने के बाद वर्षा हुई, गर्मी की उमस गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, करेक्ट है, ऑप्शन दूसरा सही है। ऐसे ही पहचानना पड़ेगा आपको, पेपर में भी जरा सा भी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी क्या होगा? एक प्रकार से समानार्थी समझ लो, आप पर्यायवाची पूछ रहा है। मनोहर का समानार्थी क्या होगा? दास्ता, दिलचस्प, सुहावना, रोचक। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। जो मनोहर का समानार्थी होगा वो होगा, यहां पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, सुहावना। मनोहर जो मन को हर ले, जो मन को बहुत अच्छा लगे, जो सुहावना होता है वही मनोहर होता है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, गलती नहीं हुई होगी क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, आपसे गलती नहीं हुई होगी, हमें पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी है, मतलब उसके विपरीत है? अच्छा, बदन, सबल, दयालु। सोचिए कौन सा क्रूर के विपरीतार्थी में आता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, दयालु। क्रूर का जो विपरीतार्थी है, विरुद्धार्थी है, वो है दयालु। तो चौथा सही है, आप सही किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, व्याज निंदा अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, ब्याज स्तुति अलंकार। एक प्रकार से गंगा की स्तुति की जा रही है, गंगा के बारे में अच्छा कहा जा रहा है, तो ऑप्शन चौथा सही है। विशेषोक्त में जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बताई जाती है। विभावना, जहां पर उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए वहां पर विभावना होता है, और निंदा तो है नहीं, तो ऑप्शन चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी डारो फेरी, सकौ मेरु मूसक जिम तेरी, उपयुक्त में कौन सा रस है? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, वीर रस है इसमें। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, मतलब गेंद की तरह मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं जो तुम्हारा सहायता पाऊं, मतलब वीरता की बात आ रही। शांत तो होगा नहीं, अद्भुत तो होगा नहीं, रौद्र मतलब क्रोध तो होगा नहीं, तो यहाँ पर वीर रस है, ऑप्शन तीसरा सही है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले में। चरण कमल बंदो हरराई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, रूपक अलंकार। आप एक बार अलंकारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत तो होने नहीं चाहिए। इनके डिफिनेशन भी बता देते, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अलंकार चैप्टर खोल के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसखान कबो इन आँखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, उपयुक्त में से कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, मालिनी, सोरठा। सोचिए कौन सा इसमें छंद है। चलिए बता रहे हैं आपको आंसर। यहां पर ऑप्शन, एक मिनट, यहां पर ऑप्शन दूसरा सही, सवैया। 22 से 26 वर्ड जिसमें होते हैं वो सवैया होता है।
तो यहाँ पर सवैया छंद है, याद रखिएगा आप छंद, दोहा, सोरठा को भी अच्छे से पढ़ेंगे, अलंकार भी पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची भी पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप किताब में ढूंढकर इन सब चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई और ठेस। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। बचपन में ये सब पढ़ के आए होंगे आप। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। पंच परमेश्वर, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद की रचना है। तो पंच परमेश्वर ऑप्शन पहला सही है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा शब्द किसका विलोम है? कड़वा का, मिठास का, तीखा का, कच्चा का। सोचिए, काफ़ी मेल जोल खाते क्वेश्चन है, सोचिए गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, तीसरा, मीठा जो है तीखा का विलोम है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।